जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया था इंडियन ज्योग्राफी के विषय में, मैं कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। मैंने इसके पहले आपसे शेयर किया था कि हिमालय की उत्पत्ति के क्या क्या उदाहरणाएं हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मैंने उस दिन पिछली क्लास के अंदर आपसे कहा था टिथिस सागर को पर्वतों का पालना कहा जाता है, टिथिस भूसंतति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। अब देखेंगे कोबर महोदय ने तो बताया उसको पर्वतों का पालना कहा जाता है। उसके बाद एक हमारे और महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है हैरी हेस। क्या नाम है उनका दोस्तों? हैरी हेस नाम है। हैरी हेस महोदय ने बताया कि जो पर्वतों का जन्म हुआ या पर्वतों का जो निर्माण हुआ वो प्लेटों के संचलन से हुआ। और प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और समांतर प्लेट। तो हम जो बात कर रहे हैं कि अभिसारी जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के सम्मुख गतिमान होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और आपके ओशियोनिक प्लेट दोनों एक दूसरे के सम्मुख गतिमान होती हैं तो वहां पर जो है ज्वालामुखी फेटी पाई जाती है। ज्वालामुखी फटने कारण उसका होता है कि जो ओशियोनिक प्लेट होती है वो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अधोगमित हो जाती है। लेकिन जब दोनों की डेंसिटी सेम हो, दोनों प्लेटों की डेंसिटी सेम हो, जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान है। हैरी हेस महोदय ने बताया कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये 2 से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के अनुसार ये अपने उत्तर और पूर्व की ओर जो है गतिमान है, कंटिन्यू गतिमान है। आप लोग पाएंगे कि जब हिमालय के विषय में हम बात कर रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के 2 कारण हो गए। इसके पहले भी कुछ हिमालय से संबंधित पार्ट थे इसके, या हिमालय के पहले के कुछ यहाँ पे पार्ट देखने को मिलते हैं जिनमें आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। पहले आता है आपका काराकोरम श्रेणी। क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर आता है काराकोरम श्रेणी, ध्यान से देखिएगा, ये आता है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी का जो बाह्य भाग निकला होता है या पूर्वी भाग जो निकला है इसी को हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। ध्यान दीजिएगा, कैलाश पर्वत कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी बोलते हैं, काराकोरम बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों, यहीं पर इसके पहले ही आप देखेंगे तो एक श्रेणी और है कुन-लुन त्सांग श्रेणी। क्या है? कुन-लुन त्सांग श्रेणी। कुन-लुन त्सांग देखेंगे आप, यहां पर कुन-लुन त्सांग है। और इधर अफगानिस्तान की तरफ से एक देखेंगे श्रेणी आती है जिसको हिंदू कुश कहते हैं। दोस्तों, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं, काराकोरम, हिंदू कुश और कुन-लुन त्सांग, कुन-लुन त्सांग। जब ये तीनों काराकोरम, कुन-लुन त्सांग और हिंदुकुश, ये तीनों जब यहां पर मिलते हैं तो दोस्तों यहां पर बनता है पामीर गांठ। क्या बनता है? पामीर गांठ। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन 3 श्रेणियों को मिलाने से बनती है पामीर गांठ दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए ये तो हिमालय के पहले के क्षेत्र थे। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आता है एक आपका लद्दाख श्रेणी। क्या आता है? लद्दाख। और उसी के जस्ट बाद एक आता है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये 3 श्रेणियां हो गई। काराकोरम हो गया, आपका लद्दाख हो गया, ये काराकोरम, ये लद्दाख है, और ये आपका जास्कर है। ठीक है, ये जास्कर, लद्दाख,
काराकोरम। और तीसरे पे आता है, अब देखिए कि जो काराकोरम श्रेणी है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो काराकोरम श्रेणी है उसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसको आप नाम देते हैं K2 गाडविन। क्या बोलते हैं? K2 या गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं, K2 या गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं। एक चीज तो ये महत्वपूर्ण हो गया, इसी को गौरी नंदा भी कहा जाता है, गौरी माता कहा जाता है, गौरी नंदा के नाम से भी जानते हैं इसको कोई ना। अब इसके बाद देखिए K2 गाडविन ऑस्टिन जो है वो समथिंग 8600 मीटर के इर्द गिर्द पाई जाती है ऊंचाई पर, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। काराकोरम में और कई सारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं जो कि भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जिसमें आपका हिस्पर होता है। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें हिस्पर होता है आपका ग्लेशियर, और क्या होता है यहीं पे आपका होता है बैफो होता है, वाल्टोरो होता है, और आपका सियाचिन ग्लेशियर होता है। क्या होता है? सियाचिन ग्लेशियर होता है। और एक ग्लेशियर ससाइनी भी है, ससाइनी ग्लेशियर। दरअसल ससाइनी और सियाचिन में कई सारे विवाद के कारण रहे हैं। पूछा जाता है भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो लोगों के द्वारा जवाब दिया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव हो गया था कि ससाइमी भारत का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है कि आपका ससाइनी या सियाचिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है भारत का, वो ग्लेशियर है आपका ससाइनी। कौन सा है? ससाइनी ग्लेशियर है, ससाइनी ग्लेशियर। और देखिए ससाइनी ग्लेशियर को बताया गया विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा और विभिन्न पुस्तकों में दिया गया है। सविंद्र सिंह के पुस्तक में देखिएगा तो उसमें बताया गया 158 किलोमीटर का है। कितना है ससाइनी? 158 किलोमीटर का है। और जो ये आपका सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसको देखा गया, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 72 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से हिस्पर है, वेफो है, वाल्टोरो है, बहुत सारे आपके दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। और देखिए जो लद्दाख श्रेणी है वो क्यों फेमस है? लद्दाख श्रेणी क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि लद्दाख जो है, लद्दाख की जो ये स्लोप है, लद्दाख श्रेणी पे एक चोटी है ऐसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई क्षेत्र है यहाँ पे इस तरह से तो ये जो चोटी है ये एकदम खड़ी है, एकदम स्लोप वाली, ऐसे खड़ी ढाल वाली है। जो इसका नाम रखा गया है राकापोशी। क्या नाम देते हैं इसको? राकापोशी नाम देते हैं दोस्तों। और यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी बन जाती है। यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, ढाल वाली चोटी है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो सियाचिन ग्लेशियर है विश्व का सबसे हाईएस्ट वेटल क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। क्या है? युद्ध स्थल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है दोस्तों? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा नदी जो सहायक है वो श्योक नदी की सहायक है। किसकी है? श्योक नदी की सहायक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो नुब्रा नदी है वो किसकी सहायक है? नुब्रा नदी जो है
वो श्योक नदी की सहायक है, श्योक नदी। और श्योक किसकी सहायक नदी है? श्योक सिंधु की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? सिंधु को। याद रखिएगा, जब सियाचिन ग्लेशियर पर कोई भारतीय जाता है, सियाचिन ग्लेशियर पर कोई भी व्यक्ति जाता है, किस लिए जाता है भाई? कोई भी सैनिक जाता है अगर सियाचिन ग्लेशियर, तो जब सियाचिन ग्लेशियर वो जाता है, हाँ सियाचिन ग्लेशियर जाता है, तो किस घाटी का अनुसरण करता है? तो वो नुब्रा घाटी का अनुसरण करता है। किस घाटी का अनुसरण करता है दोस्तों? नुब्रा घाटी का अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए लिख लिया इसको। अगर लिख लिया तो आगे बढ़ता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 3 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम बात करेंगे, ये तो ट्रांस हिमालय की बात रही। अगर हम इसको पार्श्व चित्र को ले लें थोड़ा सा समझने के लिए, तो अगर यहां से हम पार्श्व चित्र लेते हैं तो इसका जो आकृति कुछ आएगी तो वो इस तरीके से आएगी। जैसे ये देखिएगा, अगर इसके पार्श्व चित्र को देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ ऐसे आती है। देखिए पार्श्व चित्र अगर इसका देख लें तो कुछ ऐसे आएगा इसका, देखिएगा जैसे ये है। अब इसमें देखते हैं, पहले तो ये बृहद हिमालय हो गया यहाँ पर, फिर बीच में एक घाटी होगी छोटी सी, फिर इसके बाद ये लघु हिमालय होगा, फिर ये शिवालिक हिमालय होगा। ठीक है, और शिवालिक के बाद ये तलहटी क्षेत्र आगे, ये गंगा और सिंधु का मैदान है। क्या है? गंगा और सिंधु का मैदान। ठीक है, ये शिवालिक है। क्या ये? शिवालिक है। ये मध्य हिमालय है और ये बृहद हिमालय है। क्या है ये? बृहद हिमालय। अच्छा, बृहद हिमालय के आगे हम देखें तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। ठीक, क्या देखने को मिलता है? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। फिर क्या मिलेगा? यहां से एक बड़ा सा मैदान मिलेगा, तिब्बत का पठार। क्या मिलेगा यहां पे? तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार। और यहां पर मिलेगा कुनलुन त्सांग। क्या मिलेगा? कुनलुन त्सांग। दोस्तों इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिब्बत का पठार, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप लोग नोट करिएगा, इसको बना लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए इन सब चीज़ों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो तिब्बत का पठार है, इसकी जो हाइट है वो करीबन 5000 मीटर के इर्द गिर्द है। कितना है? 5000 मीटर के आसपास है। चलिए, इतना हो गया होगा दोस्तों। अगर इतना हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बृहद हिमालय के साथ मैं चर्चा करता हूँ आपकी। चलिए, हो गया, हटा देता हूँ इसको। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं बृहद हिमालय के विषय में। तो देखिए, बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है।
और देखिएगा इसके बाद भाई जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है दोस्तों। तो आप देखिए जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो श्रेणी है बृहद हिमालय की जो चोटी है उसे हम नंदा देवी कहते हैं, सॉरी नंगा पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहते हैं। उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, जब और आगे बढ़ेंगे तो अगर इन्हीं चीज़ों को हम देखें दूसरे राज्यों के अंदर, यहाँ तो नंगा पर्वत इसको बोला गया, यहाँ उत्तराखंड के अंदर इसको बोलते हैं नंदा देवी। क्या बोलते हैं, नंदा देवी। नेपाल के अंदर क्या क्या बोल देते हैं इसको, अन्नपूर्णा, अदरवाइज माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और सिक्किम में बोलते हैं कंचनजंगा। क्या बोलते हैं, कंचनजंगा। और इसी को जब अरुणाचल में वो देखा जाएगा तो अरुणाचल में इसी को बोला जाता है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के विषय में मैंने आपके सामने लिखा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है। आप लोगों को ज्ञात है, मैंने कल आपसे बताया कि ऊपर से जो यूरेशियन प्लेट है वो नीचे की ओर गतिमान थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उत्तर की ओर गतिमान थी। अब पता चला दोनों, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसकी जो गति उत्तर पूरब की तरफ थी, किधर थी, उत्तर और पूरब की तरफ। तो हम क्या पाते हैं, देखने को क्या हमको मिलता है कि जो ये हिमालय है, हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम साइड में ज़्यादा है और पूरब साइड पे कम है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पूरब साइड में कंजस्टेड है ना, अगर लंबा जब चौड़ाई ज़्यादा होगी तो हाइट कम होगी, सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों ऐसे समझो जैसे ये क्षेत्र है ऐसे, तो यहाँ पे चौड़ाई समान है तो हर जगह समान है। लेकिन अगर ये कोई क्षेत्र है यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है और इधर चौड़ाई ज़्यादा है, तो अब पता चलेगा यहाँ कोई वस्तु होगी तो वो लंबी ज़्यादा होगी और चौड़ी कम होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भारतीय प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति है वो उत्तर और पूर्व की तरफ है। जब उत्तर पूर्व की तरफ है तो ये भाग चौड़ा रहेगा और ये भाग क्या होगा, सकरा रहेगा। मतलब कह सकते हैं जो औसतन इसकी जो चौड़ाई है 120 मीटर से लेकर के 120 किलोमीटर से लेकर के कितना है, 190 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितना पाई जाते हैं, 190 किलोमीटर तक ऐसा बताया जाता है। और जो औसतन हाइट है इसकी, औसतन हाइट 6100 किलोमीटर पाई जाती है, 6100 मीटर पाई जाती है, 6100 मीटर पाई जाती है इसकी जो हाइट होती है। लेकिन जो हाईएस्ट पीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हाईएस्ट पीक हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे उत्तर पूरब हिमालय में। कहाँ पर मिलेगा आपको, उत्तर पूरब हिमालय में। अगर दोस्तों किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैंने आपको बताया कि ये वाले भाग में दबाव कम पड़ रहा है, इस वाले भाग में दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। अब सोचिए जब जिस भाग में दबाव ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर फोल्डिंग ज़्यादा होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होता है, इधर दबाव कम पड़ रहा है। अब देखिए बृहद हिमालय आज भी अभी युवावस्था में है। किस अवस्था में है, युवावस्था में है। कैसा, युवावस्था में है। अच्छा, इसका कारण कैसे हम जानते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर करेवा झीलों को देखने को मिलते हैं। करेवा झील देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलते हैं, करेवा झील। व्हाट ए करेवा, व्हाट इज ए करेवा, करेवा झील क्या होते हैं, व्हाट इज करेवा लैक्स। तो आंसर है दिस लैक्स इज ए ग्लेशियर्स मेल्टिंग, मतलब ग्लेशियर के पिघलने के बाद, ग्लेशियर के पिघलने के बाद क्या बनता है, करेवा झील का निर्माण होता है। और ये करेवा झील के आसपास ही ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जो करेवा झील होता है, करेवा झील के आसपास
करेवा झील के आसपास करेवा झील के आसपास दोस्तों क्या होता है? करेवा झील के आसपास, करेवा झील के आसपास केसर की फसल केसर की खेती होती है। केसर की खेती होती है दोस्तों, केसर की खेती होती है। लिग्नाइट की भी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। लिग्नाइट की भी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। अच्छा, ये तो हो गया करेवा। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि जो इसका उत्तर पूर्वी भाग है वह अधिक ऊंचाई पे है, लेकिन उसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कम है। हम देखते हैं कि सिंधु नदी, जो ये नंगा पर्वत है, सिंधु नदी के द्वारा इसको काट दिया जाता है और यहाँ पर एक गहरा गार्ज, यहाँ पर एक विंजी क्षेत्र है, विंजी क्षेत्र, और इसके द्वारा एक गहरा गार्ज बनाया जाता है। करीबन समथिंग कह सकते हैं 5200 मीटर गहरा गार्ज है। 5200 मीटर गहरा गार्ज है, जिसको हम कहते हैं सिंधु गार्ज। क्या बोलते हैं? सिंधु गार्ज कहते हैं। और मुझे सिंधु गार्ज है, और कहा जाए तो ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। कौन? सिंधु गार्ज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को कि सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? विंजी के पास, विंजी क्षेत्र में बनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत को काट कर बनाया जाता है ना। अब आगे देखिए, नंगा पर्वत क्या, पीर पंजाल नंगा पर्वत के बीच में। अब आगे हम बात करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा नेक्स्ट, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री कहते हैं मतलब मैक्सिमम टाइम तक, मैक्सिमम समय तक जो हिमालय है ये बर्फ से ढका होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो औसतन हाइट है वो 6100 मीटर है। विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां हैं वो सबसे कह सकते हैं कि लगभग 90-95% चोटियां आपको हिमालय के, बृहद हिमालय के भाग में ही देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ये उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं जब मानसून टाइम होता है या उसके बाद ठंडी के टाइम में, और कह सकते हैं कि ये दुश्मनों से भी हमारी रक्षा करता है उत्तर की तरफ से, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इससे बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है, जैसे गंगा नदी, गंगोत्री, मिलाम ग्लेशियर है। गंगोत्री और मिलाम आप लोगों को पता होगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। अब आप देखिएगा जो ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मिलाम ग्लेशियर से ही निकलती है काली नदी, काली या शारदा नदी। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और जो गंगोत्री है, गंगोत्री से आपकी भागीरथी का उद्गम होता है, भागीरथी का उद्गम होता है। तो इस तरह से देखिएगा बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें ग्लेशियर भी हैं। जैसे अगर मैं सिक्किम राज्य में चलता हूं तो सिक्किम में देखता हूं तो यहाँ पर जेमू ग्लेशियर देखने को मिलता है। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर, जहाँ से आपका तीस्ता नदी का उद्गम होता है दोस्तों। किसका? तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब इस तरह से ये बृहद हिमालय टोटली काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्सिमम ग्लेशियरों पर टिका हुआ है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो साधारणतः यही माना जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? ये ग्लेशियर होते हैं बर्फ के गतिशील वो भाग होते हैं, बड़े बड़े भाग होते हैं जो गतिशील होते हैं। अच्छा, ग्लेशियर से जो झीलें बनते हैं, जैसे एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड के अंदर चोराबाड़ी ग्लेशियर है। क्या नाम है उसका? चोराबाड़ी ग्लेशियर। केदारनाथ के पास है चोराबाड़ी ग्लेशियर। ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ के पास है। चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है दोस्तों, उसके पिघलने से गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है। सरोवर झील का निर्माण होता है। कौन से? गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों,
ये रही इसके विषय में, बृहद हिमालय के विषय में इंफॉर्मेशन। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा तबीयत स्वस्थ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और गले में भी समस्या है और फीवर भी था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह प्रयास किया आपके लिए इतना लाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों। और मैं प्रतिदिन जैसे थोड़ा स्वस्थ होता हूं तो अच्छा परफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।